अरेंज करने का मकसद यही था कि ओवरऑल जो बैचलर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उनका एक ओवरव्यू दे दिया जाए, ठीक है? कि जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, वो किन-किन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को कंसीडर कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है? उनका एक ओवरऑल प्रोसीजर बता दिया जाए। ऑल्दो हर स्कॉलरशिप की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो वेरी करती हैं फ्रॉम स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप, लेकिन जो मोस्टली चीज़ें होती हैं, वो सेम होती हैं, ठीक है? तो वंस अगर आप किसी एक स्कॉलरशिप का भी अच्छे से प्रोसेस समझ लेते हैं, तो आप इज़िली वही प्रोसेस, ठीक है, वही स्टेप्स आप बाकी स्कॉलरशिप्स पर भी काफ़ी हद तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो बैचलर लेवल पर एक और जो चीज़ मैं सबसे पहले मेंशन करूँगा कि ये बिल्कुल सच है कि बैचलर्स लेवल पर जो स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, दे आर वेरी लिमिटेड एज़ कंपेयर्ड टू मास्टर्स और पीएचडीज़। अब इसी तरह जैसे बैचलर की अपॉर्च्युनिटीज़ कम हैं एज़ कंपेयर्ड टू मास्टर्स, उसी तरह जो मास्टर्स की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी एज़ कंपेयर्ड टू पीएचडी काफ़ी कम होती हैं। बट स्टिल अपॉर्च्युनिटीज़ एक्जिस्ट, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई अपॉर्च्युनिटी एक्जिस्ट नहीं करती है फुली फंडेड बैचलर स्कॉलरशिप्स के लिए, ठीक है? और आज का जो सेशन होगा उसमें मेनली हम लोग ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को कवर करेंगे जो फुली फंडेड है, ठीक है? बाय फुली फंडेड व्हाट आई मीन इज़ दैट कि उस स्कॉलरशिप में आपका ट्यूशन फीस भी कवर हो रही है, ठीक है? और आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं या एकोमोडेशन वगैरह है, वो भी आपके कवर हो रही है, ठीक है? तो जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप से मेनली आज के सेशन का वो फोकस होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो बेसिकली माई नेम इज़ मोहम्मद उस्मान, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरा जो अंडर ग्रेजुएट मेरी जो स्टडीज़ थी वो पाकिस्तान से ही थी, ठीक है? मेरा जो बैचलर्स था दैट वाज़ इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम प्यास, ठीक है? जो इस्लामाबाद में एक इंस्टीट्यूशन है। And then मेरा जो बैचलर्स था that was completed in 2024, and after 2024 I moved to Faisalabad for a research based internship for 6 months. और meanwhile मैं अपनी internship के साथ साथ जो मेरा main focus था that was to apply for the masters opportunities abroad, ठीक है? और उसमें मैंने different opportunities के लिए जो जो मुझे मिल रही थी मैंने उस पे apply किया, ठीक है? And finally, I'm currently pursuing my master's studies here in France at University of Grenoble Alpes. ठीक है, तो ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। और मास्टर्स के लिए मुझे बेसिकली फ्रांस एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप मिला था, ठीक है? और मेरी जो यहाँ पर मास्टर्स का रिसर्च एरिया दैट इज बायो रिफाइनरी एंड बायो बेस्ड मटेरियल्स, एंड आई एम करेंटली स्टडिंग हियर on the scholarship awarded by French government in collaboration with French embassy in Pakistan. ठीक है, and that is a fully funded scholarship opportunity on which I am currently studying. So this was a little bit just about my introduction. अच्छा, मैं शुरू में ये जिक्र कर रहा था कि मैंने हर एक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया था, ठीक है? अब उसका फायदा मुझे ये हुआ था कि एट द एंड मेरे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी, ठीक है? मेरा मल्टीपल स्कॉलरशिप्स में एडमिशन हुआ था, ठीक है? और मुझे डिफरेंट तरह के जो स्कॉलरशिप्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज के जो स्कॉलरशिप्स हैं, वो मुझे मिल गए थे। अब इसका फायदा ये था कि मैं एंड पे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि मेरे पास 4 से 5 अपॉर्चुनिटीज जो थी वो अवेलेबल थी, ठीक है? तो आप लोगों ने भी यही चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने हर अवेलेबल अपॉर्च्युनिटी को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? आपने ये नहीं सोचना, लोगों की बातों में नहीं आना कि बस इस जगह अप्लाई कर दो, यहाँ ही जाने का फ़ायदा। देखें, अगर आप बैचलर्स लेवल पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है? तो आपने इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। ऑब्वियसली आपको ये शुरू में मुश्किल लगेगा, ठीक है? स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। शुरू में काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक हेक्टिक लगता है। बट वन्स आप इन चीज़ों को समझ जाएँगे तो फिर इतना ज़्यादा आपको इश्यू नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, आफ़ाक भाई, ये जो लिंक है एमडी कैट वाले ग्रुप्स में शेयर कर दें काइंडली, क्योंकि मुझे आई थिंक एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, तो आई थिंक ग्रुप में लिंक शेयर नहीं हुआ। तो आप जो सेशन का लिंक है वो शेयर कर दें। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ उस्मान भाई। हाँ, एमडी कैट के जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दें। अच्छा, सो
आई वॉज टॉकिंग अबाउट के आई अप्लाई टू द मल्टीपल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, और उसमें से फिर जो मैंने चूज की दैट वाज ऑब्वियसली द अपॉर्चुनिटी इन फ्रांस ऑन विच आई एम करेंटली हियर। ठीक है, उसके अलावा मुझे तुर्की की स्कॉलरशिप मिली थी, एंड अदर देन दैट थाईलैंड में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। उसके अलावा इंडोनेशिया में एंड आल्सो इन मलेशिया। और ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं, दे ऑल आर फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह से करना है कि आपने ये नहीं देखना कि मैं इस कंट्री में नहीं जाना चाहता या मैं इस कंट्री में नहीं जाना चाहती। ठीक है, लोग आपको पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत से लोग बोलेंगे कि इंडोनेशिया में ना जाओ। ठीक है, आपको बहुत से लोग ऐसे भी बोलेंगे कि इस कंट्री में फलां कंट्री में जाने का कोई फ्यूचर नहीं है। बट आई वुड से कि बैचलर लेवल पर अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिल जाता है ना, चाहे वो इंडोनेशिया में मिल रहा है, चाहे वो मलेशिया में मिल रहा है, ठीक है, चाहे वो सऊदी अरेबिया में मिल रहा है, कहीं पर भी मिल रहा है, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो इन कंट्रीज का जो रिसर्च इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा एडवांस है। तो वंस आप अपना बैचलर्स अच्छा कर लेते हैं, देन आप मास्टर्स के लिए आगे लेटर ऑन किसी भी अपने जिस कंट्री को आप पसंद करते हैं जिसमें जाना, उसमें आप इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो है ना, वो इटसेल्फ एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, आपको मे बी अभी इस चीज का अंदाजा ना हो, बिकॉज हम लोग भी जब एफएससी लेवल पे थे तो हमें इन चीजों का इतना ज्यादा आइडिया नहीं था। ठीक है, तो मैंने ये सेशन भी इसीलिए रखा है स्पेसिफिकली फॉर द बैचलर एप्लीकेंट्स, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, वो जल्दी थोड़ा जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने हर अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना है, उसमें अप्लाई करना है। ठीक है, और अगर आपको बैचलर लेवल पर इस तरह से एक फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं मेरा सजेशन हर एक स्टूडेंट जो इस सेशन को अटेंड कर रहा है उसके लिए यही है कि कभी भी आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। ठीक है, देखें आप सिर्फ इस चीज को कंपेयर कर लें कि पाकिस्तान में अगर आप 4 साल का बैचलर्स करते हैं तो आपको अपनी फीस खुद से देनी है। ठीक है, और अगर आपको चले स्कॉलरशिप मिल भी जाता है, तो सिर्फ आपकी मेनली पाकिस्तान में ट्यूशन फीस ज्यादातर जगहों पर कवर हो रही होगी। बट जो एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है, और हमारी जो रिसर्च लैब्स हैं या रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आज के सिनेरियोज की। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप से क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल में एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज ऐड हो जाएगी, और वंस आप एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा, तो आगे आप अपने जिस कंट्री में भी मूव करना चाहे, चाहे आपने यूरोप मूव करना है, चाहे आपने अमेरिका मूव करना है, चाहे आपने ऑस्ट्रेलिया मूव करना है, तो देन आपके लिए वहां से मूव करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, आगे मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए अगर आप आगे मूव करने का आपका इरादा हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्कॉलरशिप जो बैचलर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, स्टाइपेंडियम हंगेरियम स्कॉलरशिप। ठीक है, ये बेसिकली हंगरी गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद एचईसी अवार्ड करती है। ठीक है, ये स्कॉलरशिप, तो अभी मैंने काफी ज्यादा ग्रुप में रिमाइंडर्स दिए भी थे इस स्कॉलरशिप के हवाले से कि इस स्कॉलरशिप में अब है बेसिकली क्या कि आपने एक टेस्ट देना होता है। ठीक है, ये स्कॉलरशिप बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी है, मास्टर्स वालों के लिए भी है और पीएचडी वालों के लिए भी है। ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि बैचलर का सेशन है तो मैं बैचलर्स की बात करूंगा ज्यादा। तो बैचलर्स के लिए आपने एक टेस्ट देना होता है जो कि एचईसी कंडक्ट करता है। ठीक है, उस टेस्ट का नाम है यूसैट टेस्ट। ठीक है, अब यूसैट टेस्ट समझ लें कि इस स्कॉलरशिप की एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास यूसैट टेस्ट में अच्छा स्कोर है, देन आप आगे फर्दर शॉर्टलिस्ट होंगे इस स्कॉलरशिप में। ठीक है, अगर आपका यूसैट टेस्ट नहीं है या अगर आपका एक अच्छा स्कोर नहीं आता यूसैट टेस्ट में, तो देन आपकी एप्लीकेशन पहले फेज में ही रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टेस्ट की आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है यूसैट टेस्ट की। ठीक है, अभी एचईसी ने इसकी डेट अनाउंस कर दी है। ठीक है, ऑल्दो ये जो हेड टेस्ट है या यूसैट टेस्ट है, साल में तकरीबन 4 दफा होता है या 5 दफा होता है। ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली अभी आएगा, ठीक है, 8 दिसंबर को ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको सामने शो भी हो रहा है एचईसी की वेबसाइट पर। अरे यार की स्क्रीन नहीं शो हो रही यार। आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही है? नहीं स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी। एक मिनट, अभी शो हो रही है?
हाँ जी, अभी हो रही है। जो जो चीज़ स्किप हुई उसको रिपीट करे, यानी कि स्लाइड जहाँ पे स्लाइड्स विजिबल नहीं थे। ठीक है। उसमें मेनली तो मैंने स्कॉलरशिप का अभी स्टार्ट किया, पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन ही था। ठीक है। फाइन, फिर ठीक है। अच्छा, तो मैं जो पहले स्कॉलरशिप की बात कर रहा था दैट इज स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप। ठीक है। अब भाई फिर से बंद होगी है स्क्रीन। स्क्रीन फिर से बंद हो गई है। लेट मी चेक इट। क्या मसला आ रहा है? इज इट शोइंग नाउ? यस। अभी शो हो रही है? मुझे दोबारा कंफर्म कर दें। हाँ जी, अब हो रही है भाई। ओके। अच्छा, तो पहला स्कॉलरशिप जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, जिसको मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ हंगरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जिसको स्टाइपेंडियम हंगेरियम स्कॉलरशिप भी कहते हैं। ठीक है। अब ये टेस्ट जो है ना वो सॉरी, इस स्कॉलरशिप की इम्पोर्टेंस मेरे नज़दीक ज़्यादा इस वजह से भी है कि एक तो जो हंगरी है ना दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ईयू। ठीक है, मतलब कि वंस आप हंगरी मूव करते हैं तो आपको जो वीज़ा इशू होता है उस वीज़ा के थ्रू आप इजीली, ठीक है, किसी भी यूरोपियन कंट्री में मूव कर सकते हैं, आगे ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, शेंजन वीज़ा आपको मिलता है और उस वीज़ा के थ्रू आप इजीली मूव कर सकते हैं। ड्यूरिंग योर स्टडीज आप घूमने फिरने भी इधर उधर जा सकते हैं इजीली। ठीक है, एंड आल्सो आफ्टर योर स्टडीज आप लोग वहां पर डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, चाहे इटली है, जहां पर भी आपका दिल हो, तो यू कैन आल्सो सर्च फॉर जॉब्स और आप लेटर ऑन वहां पर मास्टर्स की अपॉर्चुनिटीज भी देख सकते हैं। और पर्सनली मैं इसको एक वजह जो रिकमेंड करने की है वो ये भी है कि जो स्टूडेंट्स ये स्कॉलरशिप लेते हैं बैचलर्स लेवल पर, ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, कि जिनका बैचलर्स में यहाँ हंगरी स्कॉलरशिप में एडमिशन हुआ था, अभी वो करंटली बहुत अच्छे और बहुत टॉप स्कॉलरशिप्स में जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, मास्टर्स लेवल पे कोई एरास्मस में जा रहे हैं, कोई आईफल एक्सीलेंस फ्रांस का एक बहुत टॉप का स्कॉलरशिप है उसमें जा रहे हैं। ठीक है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो ये जो स्कॉलरशिप है ना ये उस सेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि आगे यूरोप में जो है वो अपना मास्टर्स करना चाहते हैं या आगे रहना चाहते हैं या जॉब के हवाले से रुकना चाह रहे हैं। ठीक है, जो अपना करियर यूरोप में देख रहे हैं। सो फॉर दो स्टूडेंट्स ये जो स्कॉलरशिप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसके लिए आपको एक टेस्ट चाहिए होता है। ठीक है, मैंने चैनल पर मल्टीपल अनाउंसमेंट्स की थी इस टेस्ट के हवाले से। अब ये टेस्ट जो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए यूसेट टेस्ट होता है जो कि एचईसी कंडक्ट करता है। ठीक है, और ये साल में तकरीबन 3 से 4 दफा होता है टेस्ट। ठीक है, या मे बी 5 दफा। लेकिन अभी जो हंगरी स्कॉलरशिप के लिए है ना, आपके पास जस्ट एक चांस बाकी है, क्योंकि उसके बाद हंगरी की जो अप्लाई करने की डेडलाइन है वो गुजर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो अभी ओपनिंग डेट है इस टेस्ट के लिए, जो रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग डेट है, ठीक है, मैं स्कॉलरशिप की ओपनिंग डेट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपनिंग डेट ऑफ दिस टेस्ट रजिस्ट्रेशन। तो 8 दिसंबर को इसकी सिंपली रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो जनवरी 15 है। ठीक है, अब ये जो जनवरी 15 की डेट है ये हंगरी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की भी लास्ट डेट है। ठीक है, और इस टेस्ट में रजिस्टर करने की भी लास्ट डेट है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना कि आप विदाउट टेस्ट जो है वो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट करें। वंस आप टेस्ट में अपीयर हो जाएंगे और आपका जो रिजल्ट है टेस्ट का वो आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके जो स्कोर्स होंगे वो कंसिडर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहा है वो एचईसी का जो ऑफिशियल पेज है उसी की अनाउंसमेंट है कि ये जो टेस्ट है बेसिकली ये स्पेशल वो कंडक्ट कर रहे हैं फॉर हंगरी एप्लीकेंट्स, के जो स्टूडेंट्स हंगरी में अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली ये टेस्ट स्पेसिफिकली उनके लिए कंडक्ट किया जा रहा है, और ये एक फाइनल चांस है। ठीक है, इस टेस्ट में अभी जो लोग रजिस्टर नहीं करेंगे और इसको मिस कर देंगे वो फिर हंगरी स्कॉलरशिप में आगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपने जो है अपने जहन में रखना है कि इस टेस्ट के लिए आपने टाइमली रजिस्टर कर लेना है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर आए, यहाँ पर भी वही चीज शो की गई है कि जो आपकी स्कॉलरशिप सॉरी जो टेस्ट है उसकी जो ओपनिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की दैट इज December 8। ठीक है, और एक्सपेक्टेड डेट जो है टेस्ट की दैट इज 1 Feb 2026। ठीक है, तो ये टेस्ट की डेट आ रही है। ऑल्दो जो स्कॉलरशिप है आपका वो उसकी जो डेडलाइन है दैट इज 15 जनवरी, बट आपके जो टेस्ट स्कोर्स हैं वो ऑटोमेटिकली एचईसी कंसीडर कर लेगा।
अब अगर मैं बात करूं इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो इसमें आपने बेसिकली 2 तरह के पोर्टल्स पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि अभी मैं आ रहा हूँ स्कॉलरशिप के प्रोसीजर पर। ये जो पिछला था, ये था टेस्ट का, ठीक है? टेस्ट जो है वो समझ लें एक प्री रिक्विजिट है फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है? तो टेस्ट के लिए आपने अलग से अप्लाई करना है। और ये जो आगे 2 पोर्टल्स मैं शो कर रहा हूँ आपको, एचईसी पोर्टल और टीपीएफ पोर्टल, ठीक है? टीपीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हंगरी स्कॉलरशिप को डील करता है, ठीक है? तो आपने टीपीएफ के पोर्टल पर और एचईसी जो पाकिस्तान में इनका एक पार्टनरशिप है, ठीक है? वो उसका जो पोर्टल है उस पर भी आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, ठीक है? फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड आल्सो ऑन द टीपीएफ पोर्टल। तो इन दोनों पोर्टल पर आपने स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, और जो पिछला मैंने आपको शो किया इसके लिए आपको रजिस्टर भी करना होगा, ठीक है? तो मेनली आपके 3 टास्क होंगे इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, कि एक तो आपने टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करनी है और दूसरा आपने इन दोनों पोर्टल्स पर अप्लाई करना है, ठीक है? अब हम लोग स्क्रीन पर जाते हैं, ठीक है? और मैं आपको लाइव ये चीजें करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने ये पोर्टल्स ढूंढने और किस तरह से आपने जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई वगैरह करना है, ठीक है? अच्छा, तो सिंपली देखें, आपने सिंपली गूगल पर जाना है, ठीक है? और आपने इस तरह से स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप एचईसी इस तरह से लिखते हैं ना, और सर्च कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको जो फर्स्ट लिंक आ रहा है, ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये लिंक ओपन हो जाता है सिंपली, और इस लिंक पर आपको इस स्कॉलरशिप की जितनी भी डिटेल्स हैं, ठीक है, जितने भी लिंक्स हैं जो आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए, वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है? आप देखें, इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है स्कॉलरशिप का, फिर इन्होंने क्लियरली डेडलाइन मेंशन की है, और ये भी मेंशन किया है कि बैचलर्स के लिए भी है, मास्टर्स के लिए भी है और पीएचडी के लिए भी है, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पर डेडलाइन मेंशन है, स्कॉलरशिप टाइप्स आ गई हैं। अब ये देखें, जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एमडी कैट दिया है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है? तो वो स्टूडेंट्स जो है मेडिसिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या डेंटिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये जो आपको नीचे शो हो रहा है 1 ईयर मास्टर्स, ठीक है? बेसिकली पाकिस्तान में 5 साल का एमबीबीएस होता है, लेकिन हंगरी में क्या होता है कि वो इसको 1 ईयर मास्टर्स में कंसीडर करते हैं, और उसमें नॉर्मली एमबीबीएस नहीं कहते उसको, बल्कि वो मेडिसिन कहते हैं, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पर टोटल जो सीट्स बताई हैं, ये जो 1 ईयर मास्टर्स डिग्री है बेसिकली, ये आपकी 5 से 6 साल की आई थिंक होती है, ठीक है? आई गेस 6 साल की है। तो इसमें आपका समझ लें कि बैचलर भी कवर हो जाता है और मास्टर्स भी कवर हो जाता है, तो इसलिए इसको 1 ईयर मास्टर्स डिग्री कहते हैं, और ये बिल्कुल जैसे पाकिस्तान का एमबीबीएस है उसी तरह ये हंगरी में आप इसको एमबीबीएस या मेडिसिन कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें उन्होंने बताया हुआ है 70 सीट्स हैं, ठीक है? बाकी अगर आप सीट्स देखें, तो बैचलर्स के लिए बाकी फील्ड्स में भी अगर मैं मेडिकल से हटकर बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं वो बैचलर्स की हैं, 200 सीट्स। और इस स्कॉलरशिप में जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक स्पेसिफिक कोटा है, ठीक है? बाकी जो स्कॉलरशिप्स होते हैं नॉर्मली, उनमें इस तरह नहीं होता कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स नहीं होते हैं, ठीक है? मैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मैंने देखे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 से 3 स्टूडेंट्स को लेते हैं पाकिस्तान से। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है या जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली बैचलर एप्लीकेंट्स के लिए, कि देखें 200 सीट्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, और 70 सीट्स जो है वो मेडिकल से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है? उसके अलावा 100 सीट्स मास्टर्स की हैं और पीएचडी की 30। तो अगर आप मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी की सीट्स का कंपैरिजन करें जस्ट फॉर पाकिस्तान, तो देखें 200 सीट्स एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है? तो अगर आप इसमें मेहनत करते हैं और अच्छे से अपना जो यूसैट टेस्ट है उसमें अच्छा स्कोर करते हैं और आगे अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यूरोप मूव कर जाएं, ठीक है? तो इस स्कॉलरशिप को आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है, और इसके लिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं और स्पेशली जो आपका टेस्ट है, वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है वो आपके टेस्ट की बेस पर होती है, ठीक है? तो जितने अच्छे आपके टेस्ट के मार्क्स होंगे, उतने ही अच्छे आपके चांसेस होंगे आगे शॉर्टलिस्ट होने के लिए, ठीक है? अब ये तो आगे चले, मैंने स्कॉलरशिप की सीट्स के हवाले से थोड़ा-सा आपको बता दिया, और ये चीज़ ये शो कर रही है कि बैचलर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा
चांसेस हैं इसमें सिलेक्शन के, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं वो बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सिंपली आप वो यहाँ पर रीड कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जस्ट यही लिखा होगा कि बैचलर्स के लिए आपको लाइक एफएससी चाहिए और इस तरह का इंटरमीडिएट, और ये सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपके पास एफएससी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आप खुद भी डिटेल में रीड कर सकते हैं बाकी चीज़ें, बट इसमें मेन चीज़ यही है कि आपकी एफएससी क्लियर है तो देन यू आर गुड टू गो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल कवरेज अगर हम देखें तो ये फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है। इसमें लाइक आपने कोई फीस नहीं देनी है, आपका जो फ्लाइट टिकट्स हैं वो भी कवर होंगे, ठीक है? और आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस है वहाँ पर हंगरी में जब आप जाएंगे तो वो भी कवर होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं बाकी, ठीक है? उसके अलावा अवेलेबल प्रोग्राम्स बैचलर्स के भी हैं, मास्टर्स के भी हैं, पीएचडी के भी हैं। इस पर हम लोग मज़ीद डिटेल में अभी आते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से आपने सर्च करने हैं और शॉर्टलिस्ट करने हैं। हम लोग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना इस वेबसाइट का, वो ये वाला है, ठीक है? हाउ टू अप्लाई। अब हाउ टू अप्लाई में उन्होंने सारा जो प्रोसेस है ना वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन फॉर हैट यूसेट टेस्ट इज स्केड्यूल्ड टू ओपन ऑन दिसंबर 8, ठीक है? और टेस्ट कब है? ये कम फरवरी को, ठीक है? अब टेस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने यहाँ पर आपको लिंक दे दिया, तो ये सिंपली आप अगर इस तरह से लिंक को कॉपी करते हैं और इस तरह से आप जाते हैं इस लिंक पर, तो अभी तो ये ओपन नहीं होगा क्योंकि आज 8 दिसंबर नहीं है, बट 8 दिसंबर को जब आप इस लिंक पर जाएंगे बेसिकली, तो आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आप जब नीचे आते हैं या इवन के, अच्छा यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं है कोई भी टेस्ट, ठीक है? तो इधर ईटीसी टेस्ट में आपका यू सेट टेस्ट जो है या हेड टेस्ट वो इधर एक्टिव हो जाएगा, और उस पर क्लिक करके आप अपना उसी तरह से सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे और देन लॉग इन करके उस टेस्ट के लिए आप लोग रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है? तो ये आपका पहला स्टेप है कि आपने इस टेस्ट के लिए लाजमी टाइमली रजिस्टर कर लें, ठीक है? और इसकी प्रिपरेशन आपने साथ-साथ करते जानी है। अब अगर मैं बात करूँ इस टेस्ट की प्रिपरेशन की, तो उसके लिए नॉर्मली क्या होता है कि इस टेस्ट में आपके पास जो है वो डिफरेंट इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए हम लोग अगर सैंपल पेपर देखें, ठीक है? हम लोग सिंपली लिखते हैं यूसेट टेस्ट सैंपल पेपर, ठीक है? सैंपल पेपर से आपको इसके पैटर्न का आइडिया हो जाएगा सिंपली, ठीक है? ये प्री मेडिकल का है, मैंने जस्ट ओपन किया, ठीक है? अब ये प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, इसी तरह प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का भी अवेलेबल होगा, और बाकी भी यहाँ पर अगर आप आते हैं एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल सैंपल पेपर्स, ठीक है? तो इस वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो ये ऊपर हैट के जो मास्टर स्टूडेंट्स देते हैं, और नीचे अगर आप आएंगे तो ये यू सेट के आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, तो सारी फील्ड्स के स्टूडेंट्स के जो है सैंपल पेपर अवेलेबल है, ठीक है? तो मैंने जैसे अभी जो खोला हुआ है सैंपल पेपर, वो मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स का खोला था, तो सिंपली यहाँ पर देखें वर्बल रीजनिंग है, ठीक है? फिर उसके बाद आपके इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक हो गया? फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग है आपकी, ठीक है? फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है? तो इस तरह से आपका उन्होंने जो सैंपल पेपर है बेसिकली वो यहाँ पर अपलोड कर दिया है, ठीक है? तो इस टेस्ट के आपने मज़ीद डिटेल में भी आपको इसकी चीज़ें मिल जाएँगी, और इस टेस्ट की आपने अच्छे से जो प्रिपरेशन है बेसिकली वो करनी है, ठीक है? और टेस्ट की रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस वेबसाइट से आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूँ, तो एप्लीकेशन प्रोसेस इसका किस तरह से होगा, सिंपली कि आपने 2 तरह के पोर्टल्स पर एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है? तो स्टेप 1 यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन टीपीएफ पोर्टल, ठीक है? तो वो सिंपली आप यहाँ पर जाएँगे, ये वेबसाइट उनकी दी हुई है, इधर जाएँगे, ठीक है? और नीचे एचईसी का जो पोर्टल है उसका भी लिंक दिया हुआ है, मैं दोनों पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये टीपीएफ का पोर्टल है और ये एचईसी का पोर्टल है। अब इन दोनों पोर्टल्स पर आपने अप्लाई करना है टू बी कंसीडर्ड फॉर दिस स्कॉलरशिप, ठीक है? टीपीएफ के पोर्टल पर अगर आप जाते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है बेसिकली वो क्या होगा कि आपने टाइमलाइन देखनी है सबसे पहले तो, और दूसरा जो आपके प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट हैं वो देखने हैं। अब टाइमलाइन तो चलें यहाँ से जो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टाइमलाइन वो यही है कि 15 जनवरी तक आपने उससे पहले अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर उन्होंने मज़ीद कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हमें, ठीक है? गाइडलाइंस के हवाले से, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो रीड आउट कर लेने, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं कि आपने अपने
जो प्रोग्राम्स हैं बेसिकली वो शॉर्टलिस्ट किस तरह से करने हैं। तो वंस यू विल क्लिक हियर अप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइंड प्रोग्राम्स का एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अब जब मैं फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं डिफरेंट नाम एंटर कर सकता हूँ प्रोग्राम के। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं मेडिसिन देखना चाह रहा हूँ जो कि एमबीबीएस के इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 ईयर मास्टर वाले प्रोग्राम है ना, बेसिकली 12 सेमेस्टर्स हैं इसमें, ठीक है, 12 सेमेस्टर्स इसमें हैं, और ये जो है बेसिकली एमबीबीएस के इक्विवेलेंट आप समझ लें, ठीक है। तो ये देखें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ये प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर हो रहे हैं। ये आपका मेडिसिन का है यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन में, फिर इस तरह इनकी एक और यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहे हैं, फिर ये वेटनरी मेडिसिन का है, फिर इस तरह एक और मेडिसिन का है, ये वाला मेडिसिन का प्रोग्राम है, ठीक है, ये वाला अवेलेबल नहीं है। फिर नीचे अच्छा ये पीएचडी का आ गया, पीएचडी में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग बैचलर्स के हैं, ठीक है। नीचे मास्टर्स के कुछ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो अच्छा इसी तरह ये वाला डेंटिस्ट्री का है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेडिसिन के प्रोग्राम भी मिल जाएंगे, और अगर आपने बाकी बैचलर्स के प्रोग्राम्स देखने, चाहे वो इंजीनियरिंग है, मिसाल के तौर पर मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखता हूँ, ठीक है, तो इधर बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो सिंपली जब आप किसी भी प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर, ठीक है, तो वो इस तरह से आगे एक पेज ओपन हो जाएगा, उसमें उस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स मेंशन होंगी, ठीक है। और फर्दर आप इसमें ना बेसिकली दो प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास दो प्रेफरेंसेस होती हैं, तो पहली प्रेफरेंस पे आपने जो भी प्रोग्राम रखना है पहले वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर जब आप इधर ऐड मोर चॉइसेस पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह से सेकंड प्रोग्राम भी आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल्स लिखनी है, इधर आपके वो मजीद कुछ इंफॉर्मेशन पूछेगा वो आपने लिखनी है, फिर एजुकेशन इंफॉर्मेशन है, लैंग्वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक्टिविटीज। तो ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं ये आपने फिल करने हैं, ठीक है। अब जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो वो मैं मेंशन कर देता हूं। मैं दोबारा से टीपीएफ के पोर्टल पर आता हूं और मैं कॉल फॉर एप्लीकेशंस में जाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पर बीए, बीएससी या एमए, एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाली जो गाइड है, ठीक है, ये आपने अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। इस गाइड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से है, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से है, चाहे वो स्टडी के हवाले से है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। तो एक तो ये वाली फाइल आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल एप्लीकेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए जो आपको चाहिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने आपको भी दिखाया था यहाँ पर, कहाँ गया ये वाला फॉर्म, ठीक है। तो ये आपने सारी यहाँ पर चीजें जो है वो लिखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मोटिवेशन का सेक्शन है। अब मोटिवेशन लेटर में उन्होंने कुछ पॉइंट्स पूछे हुए, ठीक है, ये पॉइंट्स आपने एड्रेस करने होंगे और इसी तरह यहाँ पर वो मोटिवेशन लेटर एंटर करना होगा। उसकी कैरेक्टर लिमिट दी है कि 4000 कैरेक्टर्स जो है वो मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपने अपना मोटिवेशन लेटर लिख देना है, ठीक है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने बताया, ये मोटिवेशन लेटर आपने देख लिया, वहां पर एंटर करना था। फिर प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का एक और एडवांटेज ये भी है कि इसमें आपको आइल्स नहीं चाहिए, ठीक है। आप सिंपली अपना जो कॉलेज है उससे सिंपली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आप उनको बोलेंगे तो वो बना देंगे, और उस लेटर को सिंपली आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आप सिंपली उनको बताएंगे, उसमें यही लिखा होता है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज थी, जो एफएससी स्टडीज थी, वो टॉट इन इंग्लिश थी, और इस वजह से फिर वो आपसे आइल्स डिमांड नहीं करते, ठीक है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको चाहिए होगा। फिर आपके जो एफएससी और मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट्स हैं और जो डीएमसीज हैं वो आपको चाहिए होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, ठीक है, पासपोर्ट चाहिए होगा, लेकिन आप फिलहाल के लिए आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप फिलहाल आईडी कार्ड से भी काम चला सकते हैं, बट लेटर ऑन आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। तो आई रिकमेंड कि आप लोग अभी से पासपोर्ट बनवा लें तो बेहतर है, ठीक है। बट अगर इन केस किसी के पास नहीं है तो वो आईडी कार्ड फिलहाल के लिए अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेटमेंट फॉर एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन सिस्टम।
अच्छा, अब ये एक स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पर, अगर मैं बैक जाऊँ, स्टेटमेंट फॉर एप्लीकेशन, ये उन्होंने यहाँ पर एक अपलोड की है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा पीडीएफ में। इसमें उन्होंने कुछ ये सारी चीजें लिखी ही हैं। तो यहाँ पर ये आपने अपलोड करनी होगी साथ, ठीक है? ये नीचे तो डॉक्टोरल प्रोग्राम्स के लिए है, ठीक है? और ये वाली जो स्टेटमेंट है बेसिकली, अगर हम दोबारा यहाँ पर जाएं तो ऑल एप्लीकेंट्स नीड टू एक्सेप्ट द स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, बल्कि यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पर एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट उन्होंने पीडीएफ दी हुई है। जब आप पूरी एप्लीकेशन लिख लेंगे तो वो एंड पे आपसे खुद ही कुछ पॉइंट्स पर टिक करवा लेंगे, तो वो आप सिंपली टिक करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन ये आपको अभी नहीं चाहिए। जब आपका स्कॉलरशिप में सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा तो लेटर ऑन आपको ये चाहिए होगा, तो फिलहाल के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है? बट आपने एक सिंपल डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें आपने ये लिखना है कि मैं अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो कर दूंगा। इसी तरह से जिन लोगों का अभी पासपोर्ट नहीं बना और वो आईडी कार्ड अपलोड करेंगे, तो उन्होंने भी ये चीज लिखनी है कि मैं फिलहाल आईडी कार्ड अपलोड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वंस मेरा पासपोर्ट आ जाता है तो मैं वो अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते, बट मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आप इस तरह से कर सकते हैं, और उसी तरह से आप पासपोर्ट भी लेटर ऑन अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी जो डिग्री सॉरी जो सर्टिफिकेट्स हैं या पीडीएमसीज हैं, वो आपको रिक्वायर्ड होंगी स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है? तो दैट वाज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से आपने जो अपने प्रोग्राम्स हैं बेसिकली वो सर्च करने हैं। सिंपली इधर अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और अप्लाई हेयर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स जो है वो देख सकते हैं, ठीक है? ये आपकी प्रायोरिटीज हैं, ठीक है? एक प्रायोरिटी हमारी ये थी जो मैंने अभी ऐड की थी। अगर मैं इधर ऐड मोर चॉइसेस पे क्लिक करूंगा तो मिसाल के तौर पर अभी मैं एक मेडिसिन का प्रोग्राम देखता हूँ, मेडिसिन, ठीक है? मैं इस पे अप्लाई नाउ क्लिक करूंगा तो ये भी मेरा प्रायोरिटी में ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं नीचे आता हूँ तो मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मैकेनिकल है और सेकंड मेडिसिन, ठीक है? मैं इनको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट पे मेडिसिन को लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा सिंपली, तो ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मेडिसिन होगी है और सेकंड प्रेफरेंस मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी है, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग जो है वो अपने जो बेसिकली प्रोग्राम्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं वापिस आता हूँ। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है फॉर हंगरी स्कॉलरशिप। चलिए मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, देन आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो नोट करते जाएं एंड आई विल एड्रेस देम एट द एंड, ठीक है? ठीक है यार आयरा, थैंक यू। मैं अगले स्कॉलरशिप पे बात करता हूँ और देन आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी या जो भी क्वेश्चन होगा आई विल एड्रेस इट एट द एंड, ठीक है? तो ये मैंने बात की थी कि आपने दो तरह के पोर्टल्स पर अप्लाई करना है। एक आपका टीपीएफ पोर्टल है जो मैंने अभी खोल के दिखाया, और इसी तरह से एक एचईसी पोर्टल है, उसमें भी इसी तरह आप अकाउंट बनाएंगे, लेटर ऑन आप उस पर रजिस्टर कर देंगे, ठीक है? इसमें एक चीज जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं वो ये है कि टेस्ट आपका ऑलरेडी 1 फेब को जो है वो होगा, बट कोई मसला नहीं है। आपने अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो टीपीएफ के पोर्टल पर और एचएससी के पोर्टल पर सबमिट कर देनी है डेडलाइन से पहले पहले, और आपने बिल्कुल एंड डेट का वेट नहीं करना। कोशिश करें दिसंबर के एंड तक अपनी एप्लीकेशन फाइनल करके सबमिट कर दें, ठीक है? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एंड पर पोर्टल मसला कर जाता है या कोई और ग्लिच आ जाता है टेक्निकल, तो उससे बचने के लिए बेहतर है आप जितना जल्दी आप काम करें और इन चीज़ों को सबमिट करें। तो वो टेस्ट की मैं बात कर रहा था कि टेस्ट स्कोर्स की आपने टेंशन नहीं लेनी है। फेब में आपका टेस्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो आपके स्कोर्स को कंसीडर कर लेंगे। बस आपने ये जो टेस्ट जो मैंने अभी दिखाया था वो आपने मिस नहीं करना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है दैट इज तुर्की स्कॉलरशिप। अब इस स्कॉलरशिप के लिए नॉर्मली क्या होता है, ये मैंने आज के सेशन में स्पेशली इसके लिए इंक्लूड की थी क्योंकि इसका जो ओपनिंग टाइम है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है? ये सिर्फ तकरीबन 10 से 15 दिन देते हैं और
उन 10 से 15 दिनों में ही आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी होती है। तो इसलिए आपने एडवांस में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं स्कॉलरशिप के लिए भी, ठीक है? अभी हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और इस स्कॉलरशिप का थोड़ा-सा देखते हैं कि इसके लिए आप लोग किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं सिंपली उसी तरह से तुर्की स्कॉलरशिप में लिखूँगा, ठीक है? तो देखें अब मैं आपको ये सारी चीज़ें करके इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें खुद सर्च करना भी आ जाए, ठीक है? क्योंकि हर दफ़ा आप किसी पर रिलाई नहीं कर सकते। आज एआई का दौर है, ठीक है? गूगल आपके पास है, चैट जीपीटी आपके पास है, डिफरेंट एआई टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है? तो आपने जितनी कोशिश हो सके आपने खुद रिसर्च करनी है, ठीक है? खुद से चीज़ों को ढूँढने की कोशिश करनी है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप खुद से चीज़ों को ढूँढेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे गूगल के थ्रू, उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे, ठीक है? तो अब मैंने सिंपली देखिए कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल गूगल पे गया हूँ, मैंने पहले हंगरी स्कॉलरशिप लिखा था गूगल पे जाकर तो मेरे पास ये पोर्टल ओपन हो गया था और इस पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरी स्टेप इज मेंशन्ड अलोंग विद द वेबसाइट्स, अलोंग विद द लिंक्स, अलोंग विद द गाइडलाइंस, सब कुछ मेंशन है। और यहाँ पर भी मैंने आपको देखें कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सारी की सारी जो गाइडलाइंस हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने मेंशन की हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप की गाइडलाइंस हैं, ये देखिए उन्होंने पूरी गाइड डिजाइन की है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है कि आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग इनको पढ़ के क्लियर करें, ठीक है? अच्छा, अब मैं तुर्की की बात कर देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिंपली गूगल पे गया हूँ और मैंने तुर्की स्कॉलरशिप लिख दिया। तो मेरे पास फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी तुर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है? अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखें अभी करंटली ये ओपन नहीं है क्योंकि ये जनवरी में ओपन होती है, ठीक है? ये 2025 एप्लीकेशंस जो पिछले साल इन्होंने एक्सेप्ट की थी वही वाली लिखी आ रही हैं। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी टाइमलाइन दिखा दूं सबसे पहले, एप्लीकेशन कैलेंडर, ठीक है? तो यहाँ पर देखें कि एप्लीकेशन पीरियड जो इसका हर साल होता है 10 जनवरी से 20 फेब तक होता है, मतलब कि सिर्फ वो आपको 10 दिन दे रहे हैं अप्लाई करने के लिए। तो इट मीन्स कि आपको एडवांस में अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। आपको जो भी चीजें इस स्कॉलरशिप के लिए चाहिए वो आपको एडवांस में प्रिपेयर करनी होगी, ठीक है? क्योंकि सिर्फ 10 दिन होंगे आपके पास एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, ठीक है? तो इस स्कॉलरशिप की अगर मैं सबसे पहले मेन पेज पर अगर मैं वापिस आता हूँ तुर्की स्कॉलरशिप, तो जैसे कि हंगरी स्कॉलरशिप है इसी तरह तुर्की स्कॉलरशिप इज आल्सो फॉर बैचलर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, ठीक है? अब इसके अगर हम लोग एप्लीकेशन स्टेप्स की बात करें, अच्छा तो इसमें सिंपली आपने अकाउंट बनाना है सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप देखें। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस देनी है, फिर आपने एक लेटर ऑफ इंटेंट इसमें लिखना होता है, ठीक है? ये मैं जब डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पर आऊंगा तो मैं थोड़ा सा इस पे बात कर दूंगा। और उसके बाद आपने सिंपली सबमिट कर देनी है, ठीक है? और इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिंपली आपने पोर्टल पर सारी चीजें अपलोड करके डॉक्यूमेंट्स करके आपने यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस देके और जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास उसका क्राइटेरिया आ गया, एलिजिबिलिटी आ गई। एलिजिबिलिटी के में नॉर्मली यही है कि आपके पास एफएससी होगी, ठीक है? उसके बाद में जो मेन चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो प्रोग्राम शॉर्टलिस्टिंग दिखाना चाह रहा हूँ। अब प्रोग्राम ऑल्दो ये अभी ओपन नहीं है लेकिन स्टिल आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स देख सकते हैं, ठीक है? ये प्रोग्राम सर्च का आपके पास शो हो रहा है यहाँ पर, तो आपने सिंपली यहाँ पर बैचलर्स सेलेक्ट कर लें और प्रोग्राम सर्च कर दें। अब देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो शो हो रही हैं और उनके प्रोग्राम्स भी, ठीक है? जैसे ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, तो ऊपर जाकर आप यहाँ पर अपने कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं जैसे मेडिसिन मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पर आपको देखें बैचलर्स डिग्री ऑफर हो रही है मेडिसिन में, ठीक है? और लेकिन एक चीज आपने जहन में रखनी है कि तुर्की में आपको ज्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो तुर्किश लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है? इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स कुछ कुछ अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो ये वाला आप जो है अंकारा यूनिवर्सिटी का, ये इंग्लिश स्टार्ट है, ठीक है? लेकिन इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स के लिए फिर आपको ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए होता है, टॉफल, ठीक है?
और इसी तरह ये एक और भी रिक्वायरमेंट है जो कि उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है? और इसी तरह से अगर मैं इसको भी ओपन करूँ तो यहाँ पे भी टॉफल चाहिए, लेकिन नॉर्मली ये है कि आपको टॉफल चाहिए होगा इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है? तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो टेस्ट दे सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो फिर तुर्किश डॉट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब तुर्किश डॉट में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है इसमें आपका जो फर्स्ट ईयर होता है बेसिकली, उसमें आपकी कोई स्टडीज नहीं होती है, वो आपका एक लैंग्वेज ईयर होता है, और उसमें वो आपको तुर्किश सिखाते हैं, ठीक है? तुर्किश लैंग्वेज सिखाते हैं, उसका एक पूरा साल का आपके पास कोर्स होता है, और देन नेक्स्ट ईयर आपकी जो है वो स्टडीज कंटिन्यू होती है, ठीक है? तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते टॉफल को, ये जो टेस्ट है, आप लोग सिंपली तुर्किश डॉट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, और देन आप लोगों को 1 ईयर वैसे भी तुर्किश लैंग्वेज सीखनी है, चाहे आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में आ रहे हैं, चाहे आप तुर्किश डॉट में आ रहे हैं, 1 साल आपने तुर्किश लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है? ये कंपलसरी है तमाम स्कॉलरशिप अवार्डीज के लिए, चाहे वो इंग्लिश डॉट में आ रहे हैं, चाहे वो तुर्किश डॉट प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, ठीक है? तो सिंपली इस तरह से आपने यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स के जो कीवर्ड्स हैं या जो नेम हैं वो सर्च करने हैं। अब जैसे इंजीनियरिंग के भी डिफरेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, मैंने केमिकल एंटर किया तो ये केमिकल इंजीनियरिंग इंग्लिश डॉट में आ गया। अब देखें इसमें भी टॉफल चाहिए, ये वाला देखें तुर्किश में है तो इसमें और कुछ नहीं चाहिए, सिंपल, ठीक है? कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इस तरह ये इंग्लिश में है तो इसके लिए देखें आइल्स भी चाहिए, सेट भी चाहिए, और इन्होंने टॉफल लिखा हुआ है, ठीक है? टॉफल या आइल्स में से कोई भी एक चाहिए होगा इसमें, ठीक है? फिर अगर मैं कोई और खोलता हूँ, अब ये तुर्किश है तो इसमें कोई भी स्पेशल कंडीशंस नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ है कि अगर आप इंग्लिश डॉट में अप्लाई कर रहे होंगे तुर्की स्कॉलरशिप के लिए, तो देन आपको टॉफल जो है मोस्ट प्रॉब्ली चाहिए होगा, ठीक है? क्योंकि तुर्की में आइल्स भी इतना ज़्यादा नहीं चलता, ज़्यादा आप देख रहे हैं कि टॉफल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा देखनी पड़ेगी तुर्की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हुए। बट ये अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि इसमें आप लोग 5 साल जो है वो आप तुर्की में गुज़ारेंगे, और जो आपका फर्स्ट ईयर होगा वो आपका सिंपली लैंग्वेज ईयर होगा, जिसमें आप लोग डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? और इस तरह से आप लोग डिफरेंट जो है अपॉर्चुनिटीज जो है वहां पर तुर्की में आपको अवेलेबल होंगी, उनमें आप लोग जस्ट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उसमें आपकी कोई पढ़ाई नहीं होगी, और देन नेक्स्ट जो 4 साल होंगे बेसिकली उसमें आप लोग अपनी जो स्टडीज हैं वो आप कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली बैचलर्स वालों के लिए। अगर आप फुली फंडेड पढ़ रहे हैं और तुर्की में पढ़ रहे हैं तो आई थिंक एक बहुत अच्छा चांस है, तो इसके लिए भी आपने लाजमी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है अभी से, ठीक है? अब इसमें एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बाकी डॉक्यूमेंट तो इसमें मोर और लेस वही हैं जो बाकी स्कॉलरशिप्स में चाहिए होते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट होता है, ठीक है? जो इसमें एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज लेटर ऑफ इंटेंट। जैसे हंगरी में हमने देखा था लेटर ऑफ मोटिवेशन था, तो यहाँ पे वही चीज है, जस्ट ये इसको लेटर ऑफ इंटेंट कह रहे हैं। अब ये इसमें लिखना क्या होता है, देखें ये मैंने लास्ट ईयर जब अप्लाई किया था तो वहां से मैंने ये इसका स्नैपशॉट लिया है कि इसमें आपने क्या एक्सप्लेन करना है, योर एकेडमिक एंड सोशल एक्सपीरियंसेस रिलेटिंग टू द फील्ड व्हाट यू वांट टू टेक एन एजुकेशन, यानी कि जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, तो किस तरह से आप अपने पास्ट या प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, चाहे वो एकेडमिक थे चाहे वो सोशल एक्सपीरियंस थे, यानी कि आपकी लाइफ से एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कि वो क्या एक्सपीरियंस था, चाहे वो एकेडमिक था या सोशल था, कि जिसने आपको मोटिवेट किया उस फील्ड में जाने के लिए, ठीक है? फिर योर रीजंस फॉर चूजिंग तुर्की, कि आप तुर्की में क्यों आना चाहते हैं, मतलब कि आप अपनी बैचलर स्टडीज पाकिस्तान में क्यों नहीं करना चाह रहे, वाई तुर्की? तो इसका आपने आंसर करना है कि लाइक तुर्की में ऐसी क्या क्या चीजें हैं, तो आपने तुर्की में पढ़ने के फायदे इसमें मेनली हाईलाइट करने होंगे, एडवांटेजेस हाईलाइट करने होंगे कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, और ये फील्ड जो है वो तुर्की में शायद ज्यादा डेवलप हो, तो उससे आपको लाइक उनकी रिसर्च जो है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, एंड लेटर ऑन आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने कंट्री में, ठीक है? फिर इस तरह इंपॉर्टेंस ऑफ योर फ्यूचर प्लान्स एंड स्कॉलरशिप, के ये स्कॉलरशिप आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा फॉर अचीविंग योर फ्यूचर कैरियर गोल्स, ठीक है? तो ये चीज मेनली आपने इसमें कवर करनी होती है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था लेटर ऑफ इंटेंट का। बाकी अगर मैं इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो मैं अगेन इसकी वेबसाइट पर जाऊंगा, और तुर्की स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में अगर मैं जाता हूँ, अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आई थिंक यहाँ पर आने चाहिए, यहाँ पर, ठीक है? जब आप यहाँ पर आए तो 5 स्टेप्स इसी के नीचे जो एप्लीकेशन के 5 स्टेप्स हैं, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं
कि आईडी कार्ड और पासपोर्ट, इसी तरह फिर फोटोग्राफ और टेस्ट अगर आप इंग्लिश टॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑब्वियसली, ट्रांसक्रिप्ट मतलब आपकी डीएमसी जो है एफएससी और मैट्रिक की, ठीक है। फिर अगर सेट चाहिए आपको, कुछ प्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड होता है, टॉफल वगैरह ये जो होता है। फिर ये आपके लिए नहीं है, ये पीएचडी वालों के लिए, रिसर्च प्रपोजल मास्टर्स वालों के लिए है। तो ये सिंपली आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तुर्की स्कॉलरशिप के लिए, दैट इज लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है। अगर आपका लेटर ऑफ इंटेंट अच्छा है तो, और आपके जो एफएससी में मार्क्स हैं वो भी अच्छे हैं, तो आपके तुर्की स्कॉलरशिप के लिए चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने देखनी है तुर्की स्कॉलरशिप के लिए। उसके अलावा कुछ और स्कॉलरशिप्स आते हैं। एक मिनट में मीटिंग का टाइम देखूं कितना रह गया। अच्छा 8 मिनट है, ओके मैं क्लोज करता हूँ, और देन क्वेश्चन आंसर्स के लिए आई विल जनरेट अनदर लिंक इफ रिक्वायर्ड। अच्छा, तो उसके अलावा कुछ और स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उसमें इंडोनेशिया के स्कॉलरशिप्स हैं। तो मोर और लेस जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हर स्कॉलरशिप में सेम रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है आपको, ठीक है, और आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए होते हैं जो आप अपने टीचर से बनवाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके जो एफएससी के टीचर्स हैं वो रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर बनाते हैं जिसमें वो लिखते हैं आपकी क्वालिटीज को, कि किस तरह से वो क्वालिटीज कंट्रीब्यूट कर सकती हैं प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो इंडोनेशिया की मैं बात कर रहा था कि इंडोनेशिया में काफी ज्यादा बैचलर लेवल के स्कॉलरशिप्स आते हैं, ठीक है। तो अब ये स्कॉलरशिप, एक तो उनका गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होता है, ठीक है, केएनबी स्कॉलरशिप, ठीक है। ये जब ओपन होगा तो मैं इंशाल्लाह चैनल पे डिटेल्स शेयर कर दूंगा इसकी। तो मोर और लेस इसमें भी वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस और इस तरह की जो चीजें होती हैं, आपके जो डीएमसीज वगैरह हैं और पासपोर्ट वगैरह है, ठीक है। और इसके अलावा केएनबी स्कॉलरशिप, ये तो चले गवर्नमेंटल बेस्ड स्कॉलरशिप हो गया ना, इसके अलावा भी इंडोनेशिया में काफी सारी यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं बैचलर्स के लिए, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, ढूंढने किस तरह से इंडोनेशिया के स्कॉलरशिप्स के, आपने मेनली गूगल पे सिंपली जाना है और इंडोनेशिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको सर्च आउट करना है, ठीक है, और उनमें जाके देखना है कि किन यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से बैचलर स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रहे हैं। आप सिंपली यूनिवर्सिटी का नाम लिखें और साथ लिखें बैचलर स्कॉलरशिप्स, तो वो आपको उस लिंक तक ले जाए, ठीक है। अभी नॉर्मली ये थोड़ा सा लेट ओपन होते हैं, तकरीबन आई थिंक ये ओपन होंगे आपके मार्च में या मे बी फेब में। और मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि मैं खुद भी अपना जो हमारा चैनल है उस पर शेयर करता रहूं। तो आपने एक्टिव रहना है और देखते रहना है कि जैसे जैसे मैं कोई अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहूंगा बैचलर्स की, तो आई विल ट्राई कि मैं इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप्स में भी शेयर करता रहूं। बाकी आपने खुद भी साथ साथ इसकी डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपने गूगल पर जाकर देखते रहना है कि कौन कौन सी इंडोनेशिया में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज जो है वो यूनिवर्सिटी बेस्ड आ रही हैं, ठीक है। बाकी कैन बी पर मैं सेपरेटली कोशिश करूंगा एक सेशन कर लूं, तो उसमें हम इसमें डिटेल में इस पर बात कर लेंगे। फिर उसके अलावा सीएससी स्कॉलरशिप आता है, बट ये मैंने जस्ट ऐड किया जस्ट टू शो यू। नॉर्मली क्या है कि ये अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते इस साल, क्योंकि इसमें एक टेस्ट चाहिए होता है जिसकी डेडलाइन गुजर चुकी है, और नाउ यू कैन नॉट अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। तो मैंने स्लाइड डालने का मकसद ये था कि मैं जस्ट आपको बता दूं कि इट आल्सो एग्जिस्ट फॉर बैचलर एप्लीकेंट्स, बट नाउ जो टाइमलाइन है वो इसकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। इस तरह जापान का एक स्कॉलरशिप आता है जो कि फुली फंडेड होता है, ऑल दो इसकी सीट्स बहुत ही कम होती हैं और आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हो इसमें, बट इसकी भी डेडलाइन जो है वो गुजर चुकी है। अब ये ओपन कब होगा, बेसिकली जापान का स्कॉलरशिप ये नॉर्मली आई थिंक मई में या अप्रैल में ओपन होता है, और ये जो मई या अप्रैल अभी 2026 में आएगा, इसमें जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे अगर वो शॉर्टलिस्ट होते हैं एम्बेसी से, तो देन क्या होगा कि वो 2027 के लिए कंसीडर होंगे, ठीक है। मतलब कि इस साल जो अपकमिंग इनटेक है उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी जो मई गुजर चुका है उसमें अप्लाई किया था, ठीक है। बट मैंने शो इसलिए किया ताकि आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि ये दो स्कॉलरशिप्स भी अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मेनली ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आपके डीएमसीज हैं, आपके मोटिवेशन लेटर्स हैं, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है और पासपोर्ट वगैरह है आपका, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स मेनली हर स्कॉलरशिप में आपको चाहिए होंगे, तो आपने अभी से डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को सर्च आउट करने हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को कोशिश करें, जितना आप वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी इन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, ठीक है। तो अभी मीटिंग का टाइम जो है वो सिर्फ 4 मिनट रह गए, तो अगर किसी के क्वेश्चंस हैं
तो वो मुझे बता दें, हम लोग एक और मीटिंग लिंक भी जनरेट कर सकते हैं, उसमें मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से कवर कर सकता हूँ। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं एक और मीटिंग लिंक जनरेट करूँ, तो अपने हैंड रेज़ कर दें सारे या मैसेज टाइप कर दें ताकि मैं एक और मीटिंग लिंक जनरेट कर दूँ और मैं शेयर कर दूँ आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। टाइप कर दें बेशक। सार्क स्कॉलरशिप का मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। आयशा कपूर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ सार्क स्कॉलरशिप फॉर एमबीबीएस। ओके जवेरिया, और अगर किसी और का क्वेश्चन हो तो वो टाइप कर सकता है। एफएससी में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है? अच्छा आयशा, मार्क्स की नॉर्मली एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इन स्कॉलरशिप्स में, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता देता हूँ कि हंगरी में नॉर्मली अगर आपके एफएससी में मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं भी है ना, तो आप स्टिल उसमें अगर आप यूसेट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बट तुर्की में थोड़ा सा मार्क्स का चक्कर